संयमंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। कल हमने मुख्य रूप से वनस्पति जो स्थावर है उस स्थावर के भेद प्रभेदों के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की। वनस्पति के दो भेद देखे, एक साधारण और एक प्रत्येक। प्रत्येक में पुनः दो भेद किए थे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। साधारण किन्हें कहते हैं? जहाँ पर एक शरीर के स्वामी अनंत जीव पाए जाए, मतलब एक शरीर पर उसमें रहने वाले जीव अनंत, उसे अपन साधारण वनस्पति कहते हैं। इसी को सामान्य भी कहते हैं और बोलिए निगोद भी कहते हैं, सब एक अर्थवाची है। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? ऐसी वनस्पति जिसे प्रत्येक नाम कर्म का उदय होता है। अब प्रत्येक नाम कर्म मतलब क्या? प्रत्येक नाम कर्म कहता है कि एक शरीर का स्वामी एक जीव जहां पर हो उसे समझना प्रत्येक नाम कर्म का उदय। ठीक है, जैसे हम प्रत्येक, हमारे प्रत्येक नाम कर्म का उदय है हमारा एक शरीर और एक स्वामी। ठीक है, वैसे ही जितनी भी वनस्पतियां हमें दिखाई देती है, जितनी भी ये फूल पत्ता जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वनस्पति के रूप में, वो सब प्रत्येक वनस्पति ही होती है। साधारण वनस्पति हमें कभी भी आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। साधारण वनस्पति यह आएगी, एक मिनट चर्चा आएगी। प्रत्येक वनस्पति ही हमें दिखाई देती है। अब प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद किए थे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। सप्रतिष्ठित प्रत्येक मतलब ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आधार से साधारण वनस्पति रहती है या फिर निगोदिया जीव रहते हैं, उसे प्रत्येक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जिस प्रत्येक वनस्पति के आधार से कोई भी निगोदिया जीव नहीं रहते, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। फिर इसके लिए अपन ने कई सारे उदाहरणों की चर्चा की थी। मुख्य रूप से अपनी चर्चा तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में ही चली थी। सप्रतिष्ठित के लिए कई सारे उदाहरण आए थे, जिसमें से एक उदाहरण आया था टमाटर के बारे में, और भी कई सारे उदाहरण आए थे। बट अभी प्रश्न ये आया था कि टमाटर के संबंध में आगम में कहीं उल्लेख आता है क्या? मैं आपको बता दूं, इवन लौकी, आम, केला, इनके बारे में भी कोई उल्लेख नहीं आता है कि ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है। तो हमने कैसे डिसाइड किया कौन सा भक्ष्य है और कौन सा अभक्ष्य है? आचार्यों ने हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, कुछ चिन्ह विशेष दिए हैं और कहा कि ये जी चिन्ह अगर तुम्हें मिले तो समझ लेना ये अभक्ष्य है, और ये चिन्ह ना मिले तो समझ लेना कि ये भक्ष्य है। वो पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने डिफाइन किया है। एज सच स्पेसिफिकली कोई किसी भी सब्जी, फल, वनस्पति का नाम उल्लेख नहीं आता है। ओके, तो आगम में टमाटर के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बस वो पैरामीटर हमें दिख गया कि हाँ, इसका बीज कोई मायने नहीं रखता, छिलका कोई मायने नहीं रखता, इसलिए इसको अभक्ष्य की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, मायने नहीं रखता का क्या मीनिंग निकाला जाए? मतलब दे आर नॉट प्रॉपर नहीं, मतलब आप छिलके सहित भी खाइए या बिना छिलके सहित भी खाइए, मतलब द बॉडीज, मतलब जो अंदर की गरी है और बाहर का कवरिंग है, डिस्टिंग्विश करने में इतनी, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं अपन। जैसे केले का छिलका है, केले का छिलका मायने रखता है, केले का छिलका अलग किया जा सकता है, टमाटर का छिलका अलग करके दिखाइए। दूधी का तो फिर तो दूधी में सीड्स भी ऐसे वैसे रखे होते हैं और दूधी का छिलका भी कुछ काम का तो नहीं होता है, तो उसको तो पक्ष में लिया है ना। सुनिए, सिर्फ एक या दो पैरामीटर्स नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहली बात, लौकी का छिलका मायने रखता है। लौकी का छिलका अपन अलग करते हैं, कोई वैसे ही नहीं रखते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके जो बीज होते हैं वे सख्त हो जाते हैं, और जब वो छिलका कह रहा हूँ, बीज खाए नहीं जाते हैं उसके। टमाटर के बीज ऐसे ही खा भी लिए जाते हैं, खा सकते हैं, लौकी के बीज नहीं खाए जा सकते हैं, इसलिए वो लौकी को भक्ष्य की कैटेगरी में लिया गया है। ठीक है, और भी कई सारी बातें हैं, छिलका कठोर, मतलब बहुबीजापना, फिर और क्या कह सकते हैं, बीज कठोर होना, ये सब बातें मतलब समझने लायक है।
अब चलिए आ गई है चर्चा, तो और ले लेता हूं मैं। अब आप कहेंगे बहुबीजा, तो बहुबीजा तो ऐसे कितनी तो भी वस्तुएं हैं। अमरूद है तो अमरूद को अभक्ष्य में लेंगे क्या? हाँ, अमरूद को अभक्ष्य में लेंगे। कैसे? क्योंकि उसका बीज कोई मायने नहीं रखता, प्लस वो बहुबीजा भी होता है, यत्र तत्र फैले हुए होते हैं उसके बीज, इसलिए वो अभक्ष्य की कैटेगरी में लिया गया है। और बोलिए, तरबूज है, तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन को इसलिए अभक्ष्य बताया गया है, पॉइंट नंबर 1 वो बहुबीजा है। पॉइंट नंबर 2, उसके ऊपर मतलब उसके आश्रय से जीवोत्पत्ति बहुत जल्दी चालू हो जाती है। आप ऐसे ही वातावरण में रखिए, 5 से 10 मिनट में उसके ऊपर फंगस का एक लेयर, एक व्हाइटिश लेयर मिल जाएगा अपन को। जीवोत्पत्ति विशेष होने से उसको अभक्ष्य बताया गया है। ऑन द अदर हैंड, जो खरबूजा है अपना मस्कमेलन, मस्कमेलन है बहुबीजा, परंतु बात ऐसी है कि उसके बीज सब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसका छिलका कठोर होता है, मतलब छिलके को अलग किया जाता है। और पॉइंट नंबर 3, अभी क्या कहा था मैंने? हाँ, बीज अलग भी किए जाते हैं, और उसके ऊपर उसके आधार से जीवोत्पत्ति इतनी जल्दी नहीं होती है, बहुत टाइम के बाद। अगर देखिए, फल सब्जी ऐसी वातावरण में खुली रखेंगे तो जीवोत्पत्ति तो होगी, वो खराब तो होनी है, परंतु टाइम पीरियड मैटर करता है, कितने जल्दी जीवोत्पत्ति होती है। खरबूजे में बहुत टाइम के बाद जीवोत्पत्ति होगी, इसलिए वो भक्ष्य में लिया गया है। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भिंडी में, भिंडी का देखिए ऐसा है, बहुबीजा है, पॉइंट नंबर 1, उसके ऊपर रोए हमेशा बनी रहती है, और बोलिए वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्षीर रस उसमें थोड़ा पाया जाता है, वो कहते हैं ना, वो स्टिकीनेस होता है वो भिंडी में, इसलिए खराब भी जल्दी होती है भिंडी, इसलिए भिंडी को अभक्ष्य ही बताया गया है। हेलो, हाँ बोलिए ना। इसमें एक चीज और मैं बुक में देख रहा था, ये जो लाल कलर है, हाँ, इसको आपके भाव यदि ऐसे आते हैं, मतलब नॉन वेज जैसे, हाँ, वो भी एक फैक्टर इसमें बताया जाता है, वो भी लाल तरह की चीज़। राइट, वो भी किसी हद तक वो भी कंसिडर कर लिया जाता है, वैसा भी कंसिडर किया जाता है। अब देखिए, अब आपने नॉनवेज वगैरह का पॉइंट उठाया है, मैं वैसी एक बात और उठाना चाहूँगा। ऐसे जितने भी फल होंगे जो किसी ना किसी शरीर के आकार में दिखते होंगे, जैसे अखरोट, वॉलनट जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा अपने ब्रेन के वायरिंग्स के जैसा, कॉन्वोल्यूशंस के जैसा दिखता है, बराबर, तो उसका भी सेवन निषिद्ध बताया गया है। क्यों? कारण यही है कि वो मतलब अखरोट का वो शरीर का एक हिस्से जैसा दिखता है, नहीं खाना चाहिए। और कुछ पद्धति भी उसकी मतलब थोड़ी सी उसकी हिंसक पद्धति है बनने की, इसलिए नहीं, उसको अभक्ष्य बताया गया है। अब आप पूछेंगे, काजू भी तो थोड़ा सा किडनी के शेप का दिखता है, राजमा का नाम ही किडनी बीन्स दिया गया है, तो वे कैसे चलते हैं? देखिए, वे अब पूर्णतः अचित हो गए हैं, सूख गए हैं। प्लस और क्या था, मैंने अभी इसके लिए क्या उदाहरण दिया था? हाँ, राजमा और काजू। हाँ, राजमा और काजू, तो इनके बनने में ज़्यादा हिंसा तो सभी के इसमें, परंतु इनके बनने में ज़्यादा हिंसा नहीं होती है, इसलिए ये सेवन करने योग्य होते हैं। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं, हम सभी फैक्टर्स को मिला करके ही विचार करना होगा। अब चलिए और उदाहरण देता हूँ। अब मुझे बोलिए, आंवला, ये हम भक्ष्य कैसे कंसिडर कर सकते हैं? आंवला भक्ष्य कैसे है? पेड़ पे है। ओके, पर मैं कहता हूं उसका छिलका तो कोई मायने नहीं रखता, अपन छिलके के साथ उसको खा लेते हैं। तो उसके अंदर एक ही बीज होता है, और वो एक बीज भी कठोर होता है, इसलिए वो भक्ष्य बताया गया है। और ये जो बीन्स फली होती है, ग्वार की, चौले की और बीन्स होती है, देखिए, ग्वार की जो फली है चल जाएगी, नहीं सारी फलियां नहीं चलती हैं, कुछ फलियां ही चलती है, जैसे ग्वार की फली। ये वाल की फली कितने जनों ने सुनी है? जी भैया जी। हाँ, ग्वार की
ग्वार की चलेगी, वाल की चलेगी, और चौली की नहीं चलती। रुकिए, मैं कह रहा हूँ, रुकिए आप। और चोरे की फली नहीं चलती। चौली की फली नहीं चलेगी, और बीन्स चल जाएंगे। अरे शिरा निकले जलजीरे वे सगळे शिल्लक आहे. देखो आपको क्या नाम बोला, समझ नहीं आया आपने. अब कैसे कहें मैं, मराठी में तो उस मराठी या महाराष्ट्र प्रांत में उसे वाल की फली कहा जाता है। थोड़ा सा मतलब मटर के जैसी दिखती है, उसके बीज हमारे गुजराती में वालोर बोलते हैं इसको। वालोर के फली को बोलते हैं क्या? कौन सी? सेम 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 बेल फली। वाल के बीज। हाँ, इधर सेम फली बोलते हैं, बालोर भी बोलते हैं. होगा, मतलब आप समझ गए ना, भावना पहुंच गई बस, तो वो चल जाएगी। मटर की फली, खा सकते हैं क्या? हाँ चलता है ना, वो भक्ष्य है। और मटर की फली चल जाएगी, वो भी चल जाएगी। चौली नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसके फली का क्या कहते हैं, समभंग। अब समभंग का एक पॉइंट है, शिरा रुकिए, शिरे की वो बात नहीं है, उसका समभंग नहीं होता है। समभंग होता है, सॉरी समभंग होता है, इसलिए वो क्या कहना चाहिए, अभक्ष्य बताई गई है। अब ककड़ी में भी ऐसे, उसमें बारिश के मौसम में बहुत कीड़े बहुत हो जाते हैं उसमें. हाँ कीड़े भी बहुत हो जाते हैं, तो जीवोत्पत्ति की भी बात आ जाती है, राइट। और मैं ककड़ी का भी थोड़ा बताऊं। ककड़ी का ऐसा है कि जो जापानीज कुकुम्बर आती है ना, जापानीज कुकुम्बर वही ना, एकदम लंबी बड़ी होती है, मैंने देखी नहीं है कभी, बट सुनी है सिर्फ, चाहे तो अभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैपनीज कुकुम्बर छोटी होती है भैया जी। अच्छा, ज्यादा हरा होता है, वही बोल रहे हैं ना. अपना वाला यहाँ पे जो होता है वो तो व्हाइटिश और ग्रीन होता है, वो पूरा ग्रीन होता है, वही बोल एक रहे हैं. चाइनीज कुकुम्बर होती है और एक जैपनीज कुकुम्बर होती है। जैपनीज कुकुम्बर डार्क ग्रीन होती है, चाइनीज कुकुम्बर ग्रीन लाइट ग्रीन होती है, व्हाइटिश लाइट। हाँ हाँ, तो वो छोटी होती है। ओके। तो जो जापानीज कुकुम्बर होती है तो वो नहीं चलती है, क्यों? क्योंकि उसका समभंग होता है, और समभंग वाली चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। जबकि अपनी जो ककड़ी होती है वो समभंग में नहीं होगी। हाँ, अगर अपरिपक्व होगी तो समभंग में हो जाएगी, परंतु परिपक्व होगी तो कभी भी समभंग, आप उसको दो हिस्सों में करके देखिए, कभी भी आपको दो एग्जैक्ट हिस्से नहीं मिलेंगे, वो थोड़े से आड़े टेढ़े ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए समभंग नहीं हो गया तो समझना कि ये भक्ष्य है, ठीक है। तोरई में भी ऐसा ही लगा लेना, गिलकी की सब्जी होती है उसमें भी यही लगा लेना, ठीक है। फिर एक मिनट, जिस भी सब्जी के ऊपर, फल के ऊपर रोए बने रहते हैं, वो रोए वाले फल सब्जी बिल्कुल त्याज्य बताए गए हैं। जैसे टिंडे, अपरिपक्व लौकी, अपरिपक्व गिलकी, अपरिपक्व तोरई, और बोलिए आपको भिंडी, इसके ऊपर रोए बने रहते हैं, तो ये कभी भी सेवन करने योग्य नहीं है। देखिए बात ऐसी है ना कि बोला कि संभंग होने से अभक्ष्य, हाँ, संभंग होने से अभक्ष्य, हाँ, राइट। और भुट्टा जो होता है वो, देखिए भुट्टे के भी दो प्रकार हैं, एक स्वीट कॉर्न और एक नॉर्मल कॉर्न आपका। तो जो स्वीट कॉर्न है, आप उसको थोड़ा सा नाखून लगाएंगे तो उसमें से दूध क्षीर रस बाहर निकलेगा, तो वो तो टोटली अभक्ष्य है। क्षीर रस वाले जितने भी फल सब्जी है, वस्तुएं हैं, वे सब त्याज्य बताए गए हैं। और जो नॉर्मल कॉर्न है, भुट्टा है, वो भक्ष्य है, वो चलेगा, परंतु वो भी परिपक्व होना चाहिए। देखिए बात ऐसी है ना, नेगेटिव लिस्ट आप जितनी गिनाने जाएंगे उतनी कम पड़ेगी। बेहतर तो ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या फिर जो जो खा सकते हैं अपन उन्हीं तक ही सीमित रहे, तो उसके बाद जो कुछ भी आएगा वो सब अभक्ष्य की ही कैटेगरी में चला जाएगा। मेरे पास ना एक लिस्ट है ऐसी, और उस लिस्ट में ये अपना कौन है, हाँ पंडित प्रवीण जी, सभी जानते ही होंगे उनको। पंडित प्रवीण जी शास्त्री जो है
उन्होंने एक परिपत्रक निकाला। परिपत्रक क्या कहे, या एक पीपीटी बनाई थी जिसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी थी कि जैन श्रावक को क्या खाने योग्य वस्तु है, क्या खाने योग्य वस्तुएं नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य के ऊपर उन्होंने एक बहुत शानदार पीपीटी बनाई थी। और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सी सब्जियां हमको चल सकती है, कौन कौन से फल अपन को चल सकते हैं। तो उसमें प्रॉपर लिस्ट दी हुई है। अगर उस लिस्ट को पढ़ेंगे, उसके बाहर जो कुछ भी होगा वो सब अभक्ष्य की ही कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, उसमें से अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूं तो आप सुन सकते हैं। सब्जी के रूप में देखिए, सबसे पहले लौकी फेवरेट। जैनियों के पास अगर कोई कुछ बचता है सेफेस्ट और वर्तमान के ज़माने में थोड़ा सा अनुकूल, तो वो है लौकी। अब मैं ऐसी लौकी की बात कर रहा हूँ जो भक्ष्य है, परिपक्व है। ठीक है, लौकी, तोरई, गिलकी, ककड़ी, नींबू, और बोलिए शिमला मिर्च, करेले, ग्वार की फली, वाल की फली, वालोर जिसे कहते हैं, और बोलिए मटर की फली, और क्या क्या आता है, आलू बुखारा, नाम सुना होगा आपने। तो ये सब सब्जी के रूप में चल जाएंगे। कैरी, कच्ची कैरी, कच्चे केले, ठीक है, ये भी चल जाएंगे। मुझे जैसे जैसे याद आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। फल के रूप में क्या क्या चलेगा, तो आम, केला, पका हुआ केला, फिर मौसमी, संतरा, अनार, अंगूर, और बोलिए क्या चल सकता है, सेब, आम तो हो गया ना, और क्या आते हैं फल के रूप में, क्या आते हैं और, हाँ बस काफी हो गया, बहुत है। देखिए अब लिस्ट गिनाने जाएंगे तो बहुत लगेंगे, बट वही अगर अपन नेगेटिव लिस्ट के सामने रखेंगे ना, लगेगा अरे कितना सा अपने पास मटेरियल है। तो वैसी बात नहीं है, अपने पास अपने देखिए, मैं कल भी कह रहा था, शायद परसों भी कह रहा था, अपने पास खाने के लिए, सच्चे श्रावक के पास खाने के लिए बहुत सीमित सामग्री है। उसी के अंदर वो अपना जो कुछ भी चलाना है वो चला लेता है। ठीक है, मिर्ची एक आ जाती है, हरी मिर्च आ जाती है, तो हरी मिर्च भी चल जाएगी। तो बहुत कम सामग्री है अपने पास बेसिकली, पर देखा जाए तो अभी अब डॉक्टर साहब जैसे कह रहे थे, लिस्ट बनाने जाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा। मैंने एक बार जस्ट काउंट करके देखा था, कुछ 50 के आसपास हरी सब्जी और फल मिलकर के वो क्वांटिटी आ जाती है। अरे 50 किसको कहते हैं, आदमी दिन में कितनी खाएगा, 2, 3, 4, 5, 10, मैक्सिमम 10, 50 थोड़ी ना खा सकता है। एक दिन में 10 भी खाए तो कई बार तो रिपीट हो जाती हैं बातें, अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो जाती है। तो 50 खाना वो तो बहुत अलग बात हो गई। हाँ याद आ गया, नारियल एक चल सकता है अपना, नारियल पानी, जो कुछ भी नारियल है वो एक चल जाएगा। ठीक है, कितने जनों को समझ में आ रहा है, कितने जनों को लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया अपने लिए। It is endless topic. It's better to go ahead. राइट, बात तो ऐसी है कि अपन इसके ऊपर जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम ही पड़ेगी। आप नाना वस्तुएं निकालेंगे, नाना तर्क युक्तियों के माध्यम से वो भक्ष्य है या अभक्ष्य ये सिद्ध किया जाएगा, परंतु कहाँ तक चर्चा करें। आवश्यक तो यही है कि आचार्यों ने जो हमको चिन्ह दिए हैं वो चिन्ह अपन याद रखें। वो चिन्ह अगर हमें कहीं मिले तो समझ लेना कि ये अभक्ष्य है, वो चिन्ह नहीं मिले समझ लेना भक्ष्य है, या जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है। भक्ष्य अभक्ष्य का क्राइटेरिया उन्होंने सिर्फ चिन्हों के माध्यम से, पैरामीटर्स के माध्यम से डिफाइन कर रखा है। अगर ये हो तो भक्ष्य, ये ना हो तो अभक्ष्य, जैसा भी हो वैसा समझ लेना चाहिए। और इसकी विशेष चर्चा, इन चिन्ह आदि की विशेष चर्चा गोमटसार जीव कांड में मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो अधिकार कौन से अधिकार में या कौन से मार्गणा में है ये स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, बट जीव कांड में प्रॉपर एक गाथा ही, 1-2 गाथाएं ही दी हुई है कि कौन सा चिन्ह, किसी ने पढ़ा होगा तो राइट। तो उसमें गाथाएं ही दी हुई है कि ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, इसके भरोसे, इसके आधार से अभक्ष्य अभक्ष्य का क्राइटेरिया डिफाइन कर लेना। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। कल मैंने कहा था कि अपन थोड़ा, हाँ बोलिए। अखरोट में हिंसा ज्यादा कैसे है, मतलब अब वो समझना पड़ेगा मुझे भी, परंतु अभक्ष्य तो बताया गया है वो।
अखरोट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा मुझे, पर अभक्ष्य तो है वो। भैया जी पत्ते की सब सब्जियां अभक्ष्य है ना? वो तो टोटली अभक्ष्य है, धनिया। हर एक पत्ता सब्जी अभक्ष्य है। अरे और एक बात, चलिए आपने पत्ता सब्जी का पॉइंट उठाया तो मैं बता देता हूँ। अपरिपक्व लौकी, पत्ता सब्जी और आलू, इन तीनों को खाने में समान पाप लगता है। कोई मुझे सिद्ध करके दिखा सकता है करणानियोग के द्वारा? करणानियोग की अपेक्षा में उत्तर चाह रहा हूँ। चरणानियोग तो फिर भी ठीक है, अपन चरणानियोग की चर्चा कर रहे हैं, और इसका उत्तर करणानियोग ही दे सकता है। करणानियोग से मींस उसमें क्या कंसिडरेशन है? हाँ, मतलब जीवों की विशेषता की अपेक्षा आपको ये उत्तर देना है, थोड़ा सा टेक्निकल भाषा का प्रयोग करते हुए, कर्म या फिर वनस्पति के भेद प्रभेदों को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देना है। वो सप्रतिष्ठित वनस्पति हो गए क्या? परफेक्ट। सप्रतिष्ठित प्रत्येक सचित होने में इनमें इशू है ना? सचित होती है, सचित नहीं, सचित तो है ही। सचित ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, सचित तो सभी वनस्पतियां होती है जी। ठीक है, प्रतिष्ठित नहीं बना जीव। और जो पत्ते, हाँ, और जो पत्ता सब्जी है वो 10 घात में आएगा ना? करेक्ट, त्रसघात में आएगा, बहुघात में भी आएगा। एक पान का, और पान में इट्स नॉट अलाउड ना? पान पत्ता जो खाते हैं किसी भी प्रकार से कड़ी पत्ता भी अलाउड नहीं। पत्ता किसी भी प्रकार से नहीं आ, किसी भी प्रकार से आपका कड़ी पत्ता होगा, कड़ी नीम जिसे कहा जाता है, धनिया है, पालक है, मेथी है, जो कुछ भी है, ये सब अभक्ष्य के कैटेगरी में चला जाएगा। में बड़ा दोष इसलिए बोलते हैं, कुछ उसमें त्रस जीव भी होते बता। राइट राइट, वही पॉइंट अभी भी भाभी जी भी कह रहे थे कि त्रस जीव पाए जाते हैं उसमें, त्रस घात का दोष लगता है। और मैंने एक पॉइंट और ऐड किया कि वो बहुघात में भी आता है। कैसे? क्योंकि अनंत जीवों का वहां पर घात हो जाता है। हाँ, तो मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि तीनों बातें कैसे एक समान है? अपरिपक्व लौकी, पत्ता सब्जी और आलू, तो कह रहे हैं ये तीनों भी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, और तीनों ही के आधार से बोलिए अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं। राइट। दवा के रूप में ये तुलसी के पत्ते वगैरह ले सकते हैं? नहीं, दवा के, अच्छा अब एक और पॉइंट आपने छेड़ दिया दवा का, तो उसको लेकर के मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट रखता हूं। दवा के रूप में देखिए, कंदमूल तो सभी प्रकार से अभक्ष्य बताए गए हैं, जमीकंद अभक्ष्य बताए गए हैं, उसमें दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक हल्दी और एक अपना सौंठ। कैसे? आपको बताता हूं थोड़ा। अदरक का ही नेक्स्ट फॉर्म सौंठ बन जाता है। हल्दी और सौंठ को थोड़ा सा स्पेशल कंसिडरेशन क्यों मिला है? क्योंकि इनमें औषधि तत्व पाए जाते हैं। बराबर है, जमीकंद इसमें कोई शंका नहीं, परंतु इनमें औषधि तत्व पाए जाने से इनको थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन मिला है। परंतु एक बात ध्यान रखना, इनका प्रयोग मात्र और मात्र औषधि के रूप में ही किया जाता है, और वो भी कब? जब आपके जो नियमित साधन थे उनसे कुछ भी काम नहीं बन रहा है, तब जाकर के आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। मान के चलिए आपको खांसी, जुकाम, सर्दी कुछ भी हो गया हो, तो सबसे पहले चाहिए, देखिए पुराने जमाने के लोग या कोई योग्य श्रावक होगा, वो कैसे करेगा? रोग आया है ना, वो रोग को मिटाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेगा। वो कहेगा चलो बुखार आया है, साल में एक बार बुखार आना बहुत आवश्यक है, शरीर के अंदर से पूरी गर्मी निकल जा रही है, आने दो, मैं इसका कोई भी उपाय नहीं करूंगा। तो पहले तो उपाय करेगा ही नहीं। जब लगने लग गया कि यार बुखार तो बहुत दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया मेरे को बुखार चल ही रहा है, तो फिर वो प्रयास करेगा कि तो चलो थोड़े पत्ते पानी लिए जा सकते हैं, उकाली ले सकते हैं, लौंग का, दालचीनी का, काली मिर्च का, दूध के साथ या नॉर्मल पानी के साथ वो उकाली का प्रयोग करके सेवन कर सकता है। उसको लगने लग कि और 10 दिन हो गए, इनसे भी काम नहीं निकल के आ रहा है और अपन को तकलीफ भी बहुत बढ़ने लग गई है, तब फिर जाकर के वो सौंठ या हल्दी का प्रयोग करेगा।
मतलब लास्ट रिजॉर्ट है हल्दी और सौंठ। देखिए मैं तुलसी वगैरह नहीं कह रहा हूं अभी, सौंठ और हल्दी ये बहुत लास्ट में आएंगे। पहले तो वो प्रयास करेगा कि बिना किसी औषधि के ठीक हो जाए, औषधि का प्रयोग करना भी पड़े तो जो शुद्ध सामग्री है उसी के माध्यम से बनाने का प्रयास करेगा, और उससे भी ना बने तो फिर जाकर के वो हल्दी अदरक का, हल्दी या सौंठ, अदरक भी कहना योग्य नहीं है, हल्दी और सौंठ। सौंठ क्यों, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा, इनका प्रयोग हो सकता है। अरे यहां तक की बात आती है, मूलाचार में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मुनिराज भी अत्यंत आवश्यक होने पर, श्रावक के द्वारा पूछे जाने पर हल्दी या सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मूलाचार में आया है। ठीक है, तो हाँ, पंचम गुणस्थान वर्ती तो ये सब करते होंगे, लेकिन चौथे फिर से इतना चारित्र बहुत टफ है, वो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक ऐसा नहीं है, ऐसे चौथे गुणस्थान वर्ती नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति पहली से 10वीं में सीधा दूसरे दिन चला जाता है कि आज पहली कक्षा में गया, दूसरे दिन 10वीं कक्षा में पहुंच गया? नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तैयारी चालू करनी पड़ती है, और वो मैं कहूँ वो तैयारी चौथे गुणस्थान में नहीं, वो तैयारी मिथ्यात्व गुणस्थान से चालू करता है। अब बोलिए, तैयारी मिथ्यात्व गुणस्थान से चालू करेगा तब जाके चौथे में पहुंचेगा, और चौथे में और विशेष वो उसके ऊपर अभ्यास करेगा तब जाकर के वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी होगा। देखिए ऐसा मत समझना कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती कुछ नहीं पालता होगा। अरे सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा आलतू फालतू नहीं समझना, वो भी बराबरी से चरणानियोग पालता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है और पंचम गुणस्थान वर्ती प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हुआ है। जीवन के उनके चरणानियों को अगर विचारेंगे तो पंचम गुणस्थान वर्ती 100% पालता होगा, चौथा गुणस्थान वर्ती थोड़ा सा कम 99 to 99.5% तक पालता होगा। पालता तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, अरे चतुर्थ गुणस्थान छोड़िए, मिथ्या दृष्टि भी पालता है। अब बोलिए, ऐसा इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को बहुत छूट मिल गई है और पंचम गुणस्थान से ही संयम चालू होता है। नहीं, वो अभ्यास, वो परीक्षा की घड़ी वो पहले से ही चालू हो जाती है। ठीक है भैया जी, ये जो तुलसी के पत्ते की तो वो पंडित सुमत प्रकाश जी है ना, वो तो बताते हैं कि लेना चाहिए सुबह सुबह, ऐसे बताते हैं। चलिए इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा, उनका उद्देश्य स्वास्थ्य के अनुसार है, और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग किसी विद्वान का विरोध नहीं है, ये मतलब उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, परंतु एक बात है, सुमत प्रकाश जी कई बार थोड़े से गलत उपाय भी बता देते हैं जो कि आगम सम्मत नहीं है। वे तो कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि दूध में नीम के पत्ते डाल करके पियो, आपका स्वास्थ्य बराबर बना रहेगा, पपीता खाओ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, जबकि ये टोटली आगम विरुद्ध है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं, तब वो ऐसा भी बोलते हैं कि जो खाते हैं वो लोग ये करें, ऐसे करें। राइट, जो खाते हैं। अब देखिए, जो विचार करता है कि मुझे बाजार की औषधि नहीं लेनी है, और जैसे देखिए, अब मैं थोड़ा सा मैं बहुत घुमा के टॉपिक ला रहा हूं, बट स्टिल समझने की कोशिश कीजिए। कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो बाजारू वस्तुओं का टोटली त्याग है, परंतु मेरा हल्दी, अपन कहाँ तक आए थे, हल्दी सौंठ तक आए थे, मेरा हल्दी और सौंठ के माध्यम से भी काम नहीं निकल आ रहा है, तब फिर वो विचार करता है देखो अब मैं वैसे भी तुलसी का त्यागी नहीं हुआ हूँ, तुलसी का या फिर अन्य किसी पत्ता सब्जी का त्यागी नहीं हुआ हूँ, तो रोग ठीक होने तक मैं इस तुलसी का सेवन कर सकता हूँ, तो उसके लिए वो बात कही जा सकती होगी, उसी के लिए कही होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं अनुमान लगा रहा हूं। ठीक है, तो वो अगर सेवन करे तो भले ही करे, परंतु आगम सम्मत तो ये बिल्कुल भी बात नहीं है। पत्ता सब्जी तो किसी भी प्रकार से प्रयोग में नहीं होगी। कोई बहुत मतलब प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट शुरुआती फेज में है, उसका पुरुषार्थ इतना नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में वो ले तो भले ही ले, परंतु आगम सम्मत तो मैं फिर से कह रहा हूं ये बात बिल्कुल नहीं है।
मैं वही कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति की हर बात सही होगी ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो आगम सम्मत है उतनी बात हमें ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। अरे ऐसे तो फिर कितने ही विद्वान होकर के गए हैं जो कहते हैं आलू अपन ऐसे नहीं खा सकते ना, एक काम करो आलू को सुखा दो या उसको उबाल दो, उबालने के बाद वो अचित्त हो जाएगा और अचित्त होने के बाद उसको खा सकते हैं। ऐसे भी कई बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े हस्तियां होके गए हैं, और ऐसे विद्वान नाम बताऊंगा तो चौंक जाएंगे, बट मैं अभी नाम नहीं बताना चाहता। कर्णानियोग के विशेषज्ञ रहे हैं, विशेषज्ञ। बस अपने थोड़ा सा गलत अभिप्राय हो जाता है किसी बात के प्रति, परंतु चरणानियोग में किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, और इंटरेस्टिंग, एक मिनट, लेट आई कंप्लीट देन यू कैन प्रोसीड। क्योंकि बात ऐसी है, अगर अपने चौके में अगर चरणानियोग का पूरा कुठारा घात हो जाता है, भोजन शुद्धि से नहीं बन पाता है, तो समझ लेना हर एक मुनिराज को आजीवन उपवास ही करना पड़ेगा। क्यों? अरे जब हमारे ही घर में शुद्ध भोजन नहीं बन रहा है, मुनिराज को कहां से देंगे? मुनिराज को देने जाएंगे तो मुनिराज तुरंत पकड़ लेंगे कि यार इसमें गलत चीज डाली हुई है, वे तो अंतराय मान के, दोष मान के टाल के चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है हमारे स्तर पर चरणानियोग एकदम बेस्ट लेवल पर हो, तभी जाकर के हम ये भावना भा सकते हैं कि मुनिराज को आहार दे, और भावना के बल पर आज नहीं, कल नहीं, इस भाव में नहीं, अगले भाव में एक ना एक दिन मुनिराज को आहार देने की भावना वो सफल होगी होगी। अगर ऐसे ही शिथिल बने रहेंगे तब तो फिर किसी भी प्रकार से वो भावना को कोई फल मिलेगा ही नहीं। सिर्फ भावना भाने से वो काम नहीं होता है, क्योंकि बात ऐसी है, भावना भाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी क्रियाओं में भी दिखता ही दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भावना के मुझे तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु क्या करें, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मैं रात्रि भोजन कर लेता हूं। ऐसा नहीं, ये सच्ची भावना नहीं है। सच्ची भावना तो वो है कि किसी ना किसी प्रकार से उस क्रिया में भी हमें दिखाई दे। सच्ची भावना तो वो हुआ करती है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे। इंटरेस्टिंग चीज आई एम शेयरिंग। हाँ, आजकल मैंने आई केम अक्रॉस कि आलू को आजकल मतलब शाखाओं में उगा रहे। अच्छा, वेरी फनी थिंग। ये सब वो जमीकंद नहीं रहा, ये कहना चाह रहे हैं वो लोग। उसका आंसर किसी ने आंसर ये दिया, उसका आंसर ये दिया कि भाई इतने तुम पगला क्यों रहे हो आलू के लिए? यदि वो कहीं भी उगा, आलू तो आलू है, कहीं भी उगा, चाहे करेक्ट। अभी तो गेम से कितना कुछ बन रहा है। अब देखिए, अब हाँ राइट, अब वो तो साइंटिफिक लैबोरेटरीज में टेस्ट कर करा के, वो जीन्स क्रॉस करा के, हाइब्रिड बनवा के, अब तो चाहे वो जी मतलब टाइप निकलने लग गया है। जैसे कह रहे आलू पेड़ पे उगाने लगे, शाखाओं पे उगाने लग गए हैं। पर एक बात कहूँ, जैसा आपने कहा कि आलू तो आलू होता है, उसके गुण धर्म तो नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक बात मैं और कह रहा था, मैं अपन कहाँ से घूम के आए थे? अपन हल्दी सौंठ से घूम के आए थे यहाँ तक, ठीक है। तो हल्दी सौंठ की बात मैं पूरी करता हूँ, फिर आलू की भी बात लूंगा। हल्दी सौंठ का ऐसा है कि उसमें औषधि तत्व होते हैं, जमीकंद है, परंतु औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। कैसे प्रयोग में लाए, थोड़ी मैं आपको प्रक्रिया भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बाजार से ले लिया और प्रयोग में ला दिया ना, वो तो टोटली अवश्य चला जाएगा। तो कैसे प्रयोग में लाना, किसान से या फिर रॉ फॉर्म में उसको मार्केट से खरीद के लाया जाए। मार्केट मतलब सब्जी मार्केट से, हाँ, मैं कोई ग्रोसरी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, या मतलब जहाँ पे सब सीरियल्स, ग्रोसरीज वगैरह मिलते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किराना माल की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेश वेजिटेबल मार्केट से जो अदरक या हल्दी मिलती है, वो हल्दी लाई जाए घर पर, उसको शुद्ध सात्विक पानी से धोया जाए। धोने के बाद उसको उसके छोटे छोटे पीसेस बनाए जाए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाए, उसको सुधार लिया जाए और एकदम कड़क धूप में उसको सुखा दिया जाए 3, 4, 5 दिन जितना हो सके, जब तक लग न जाए कि ये काष्ठवत हो गया है, लकड़ीवत हो गया है, तब तक उसको धूप में दे दिए। और जब लग जाता है कि ये काष्ठवत हो गया है, तब फिर उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उसकी साल भर की मर्यादा मान ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल्दी और सौंठ प्रयोग में आती है। अच्छा, सौंठ मैंने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सौंठ ये सूखा हुआ फॉर्म है, अदरक ये गीला फॉर्म है, गीला फॉर्म नहीं चलेगा। हल्दी का भी गीला फॉर्म नहीं ही चलेगा, ठीक है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, आलू और
सौंठ में ऐसा भेदभाव क्यों, आलू और हल्दी में ऐसा भेदभाव क्यों? एक कारण तो मैंने बता ही दिया कि इनमें औषधि तत्व होते हैं। आलू में ऐसा कोई औषधि तत्व नहीं होता है, जबकि उसके अति सेवन से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, प्रमादी बुद्धि बढ़ती है, विषय सेवन की भावना तीव्र हो जाती है। इसलिए आप आलू जमीन के नीचे उगाए या शाखाओं पर उगाए, तामसिक प्रवृत्ति तो वैसी ही बनी रहेगी। आदमी हल्दी सौंठ खा खा के इतना कितना खाएगा? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, बहुत हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम बहुत एक्सट्रीम बोल गया मैं, कभी इतनी खाई जाएगी भी नहीं। 50 ग्राम बहुत हो जाएगा। कभी आपने किसी से सुना है कि मैंने आज 1 किलो हल्दी खा ली? अरे 1 किलो हल्दी 1 किलो सौंठ खाएगा ना, गर्मी हो जाएगी। इतनी खाई भी नहीं जाती है कभी। जबकि आलू आदमी कितनी भी खा लेगा, 1.5 2 किलो भी खा सकता है दिन भर में, किसी ना किसी फॉर्म में। अब लोग तो खाते ही है, कभी आलू चाट के फॉर्म में खाएंगे, कभी आलू के वड़े के फॉर्म में खाएंगे, कभी आलू के पराठे के फॉर्म में, आलू के समोसे के फॉर्म में, किसी ना किसी प्रकार से वो आलू प्याज खाते ही रहेंगे। कितना खा के खाएंगे? 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो चाहे उतना खा सकते हैं वो। और परंतु बात इतनी है कि उससे तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए वो शायद शाखा पर उगे, जमीन पर उगे, उससे कोई मतलब या कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अभक्ष्य ही बना रहेगा। हाँ, किसी को कोई प्रश्न, शंका, कोई और बात ऐड करनी है तो सहर्ष स्वागत है। आई थिंक बहुत हो गया। कभी कभी ऐसा थोड़ा सा गिल्ट भी रहता है, क्योंकि चरणानुयोग बहुत वास्ट है और हम इतना कर नहीं पाते। और वेरी फ्रेंकली ना, आपके पास से बहुत सुना है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा और हमसे होता नहीं है इतना, तो एक गिल्ट भी बना रहता है। हाँ, लेकिन उतना तो नहीं कर पाते। देखिए, बट बात तो इतनी है कि करना तो चाहिए और किसी ना किसी पॉइंट पर करना तो पड़ेगा। एक बार का अष्टमी की 14 ऐसे ट्राई करते हैं कि नहीं, इसमें तो बहुत एकदम ध्यान रख के करे सब ऐसे, लेकिन रोज के लाइफ में सबको संभालते हुए चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब देखिए, आपने ये पॉइंट उठाया, चलिए मैं इसके ऊपर भी थोड़ा कमेंट करना है। पर्सनली बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आपकी जो समस्या है आज हजारों लाखों जैनियों की भी वही समस्या है। तो मैं इन जनरल उस पॉइंट को टारगेट करते हुए मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपने जैसे कहा कि हम अष्टमी 14 के दिन या अष्टानिक दशलक्षण में प्रयास करते हैं कि इन सब का सेवन ना करें, तो आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि सबसे पहली ज़रूरी बात है कि जैन, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी जन बैठे हैं, आलू प्याज इन सब का तो त्याग करके ही बैठे हैं। आलू प्याज किसी के घर पर नहीं, आलू प्याज लहसुन किसी के घर पे नहीं होता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। रात्रि भोजन किसी के घर पे नहीं होता होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। आगे की बात, जो पत्ता सब्जी आदि की थोड़ी एडवांस्ड बातें आ जाती है, आप प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं ना कि भावनाओं का फल तभी होगा जब आप किसी ना किसी प्रकार से आपकी क्रियाओं में दिखे, वरना वो भावना नहीं कहलाएगी। सामने वाले को थोड़ी नहीं दिखेगा कि आपकी भावना सही है या नहीं है, कहीं ना कहीं वो क्रिया में दिखनी भी चाहिए। परंतु वो इतने में ही हम समाधान ना मान लेवे, संतुष्ट ना हो जाए कि चलो इतना तो कर पा रहे हैं, इतना बहुत हो गया, ये हमारे लेवल के लिए बेस्ट है। नहीं, इसके आगे हमें मीलों दूर जाना है। और एक दिन ऐसा बनाना है कि एक दिन क्या, हमें पूरा जीवन ऐसा बनाना है कि जिसके बाद से एक भी दिन हम आलू प्याज, कंदमूल, पत्ता सब्जी आदि अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन ना करें। आपने ये भी पॉइंट उठाया कि सब बातों को लेकर के चलने में इन सब बातें, जितनी अपनी चरणानियों की बातें वो फॉलो नहीं हो पाती है। इसमें देखिए, बात कहीं ना कहीं गुप्त रूप से ये निकल करके आती है कि आपको चरणानियों के अलावा दूसरी प्रायोरिटीज़ है। मतलब आप कहीं ना, आप इन द सेंस, मैं आप नहीं कहना चाह रहा हूँ, आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं जीव के मन में ये भावना बनी है, या फिर वो एक क्या कहना चाहिए, कैसे कहूँ, वो चरणानियों को
पीछे हटा करके अपनी दूसरी प्रायोरिटीज आगे रखना चाह रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है, कहीं आप विचार करना, क्योंकि अगर आप चरणानियों को प्रायोरिटी देंगे तो फिर दूसरी बातें आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेंगी, फिर लाख संकट आने पर भी आप सब बातों को फॉलो करेंगे। अब मैं मेरी बढ़ाई नहीं करूंगा, बट मैं अपना उदाहरण अवश्य देना चाहूंगा। 1 साल हो गया ऑफिस में, मैं अभी ऑफिस की बात ठीक है, ऑफिस का उदाहरण देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या है, लोग कहते हैं कि ऑफिस में जाते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो शहर में ऑफिस में जाने वाले लोगों को इतना नहीं बन पाता है, धंधे में रहते हैं, दिन भर वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, तो हमसे इतना सब फॉलो नहीं हो पाता है। ऑफिस में भी जाता हूँ, परंतु 1 साल हो गया है मेरा रात्रि भोजन तो वैसे ही नहीं हुआ था, बट ऑफिस के टाइम की बात करूँ तो मैंने एक भी दिन रात्रि का भोजन नहीं हुआ है, रात्रि का पानी नहीं पीना हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। विचारणीय बात है ये। एक दिन वो बस थोड़ा सा हो गया था, मतलब टाइम ऊपर हो गया था और पानी मुंह में ले लिया, फिर बाद में थूक दिया गया था। बट कहने की बात इतनी है कि बात पूरी मतलब फॉलो करते हैं अपन, और ऑफिस में डे 1 को ही क्लियर हो गया था कि अपन रात्रि में खाते हैं नहीं, रात्रि में पानी भी पीते हैं नहीं, बाहर का कोई वस्तु खाते हैं नहीं, जो कुछ भी घर पे बनती है वही खाते हैं, किसी दूसरे का डब्बा खाते हैं नहीं। ये सब डे 1 पर क्लियर हो गई थी। और आप जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारे ओनर तक, जो ऑफिस के ओनर हैं, उन तक बिना बताए ये बात पहुंच गई थी। बिना बताए हो जाता है ये, और आज खुलेआम मैं ये सब कर पाता हूँ, प्रॉपरली फॉलो हो जाता है। तो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी चाहिए। मेरे जीवन में मैंने सेट कर रखा है कि काम कितना भी हो, कितना भी मैं चाहे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा रुकूंगा, रात में 10-12 बजे तक रुक जाऊंगा, परंतु मैं मेरे भोजन को नहीं छोड़ सकता। मैं मेरे चरणानियों को दांव पर लगा करके ये सब काम नहीं कर सकता। अगर चरणानियों दांव पर है तो फिर मैं ये काम को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं इस कंडीशन पर ही आगे बढ़ा हूं। अगर आपको ये जोखिम लेने की तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जोखिम नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब ये बात है कि धर्म के आगे आपको कुछ अन्य प्रायोरिटीज है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं वो एक डर बना रहता है कि अगर अपन ये सब नहीं खाएंगे तो वी विल बी एन ऑड मैन आउट फ्रॉम ऑल द पीपल। आज शहर में रह रहे हैं, बंबई जैसे, पूना जैसे, जयपुर, इंदौर, कितने बड़े बड़े शहर में रहते हैं, मेरठ जैसे शहर में रहते हैं अपन, और अपन को लगता है कि अरे अपन नहीं करेंगे तो अपन तो क्या कहना चाहिए, मतलब ऐसे वो वर्ड नहीं मिल पा रहा है मुझे, एंटीक मॉडल हो जाएंगे। ये कहाँ पुरातनपंथी बातें कर रहे हो तुम, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। परंतु ज़रूरी है ये सब करना, क्योंकि इन्हीं बातों के माध्यम से हमारे जैनत्व की भी प्रभावना होती है। आज जैन धर्म का विस्तार इतना क्यों नहीं हो पा रहा है? अरे जैनियों का जीवन ही इतना शिथिल हो गया है कि सामने वाला भी जैनी को ग्रांटेड समझ लेता है कि अरे जैनी है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आजकल तो जैनी सब खाने लगे, नॉनवेज भी खाने लग गए, उसमें क्या बड़ी बात है। ग्रांटेड लेने लग गए हैं। क्यों? हम अपने में शिथिलता ला रहे हैं। इसलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि जैन धर्म आगे बढ़ो, जैन धर्म की जय, हम जयकारा लगाते भी हैं, परंतु अफसोस की बात यह है कि हम जैन धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। खैर जो कुछ भी है, परंतु बात तो इतनी है कि एक ना एक दिन हमको, और कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, इतना सब करते हैं तो कहीं पे भी ऐसे घर पे ही। हाँ आ गई घूमने की बात आ गई। देखिए अब घूमने की भी बात मैं आपको कहूँ थोड़ा, अब कैसे कहूँ मैं। पिछली बार मैं जबलपुर में गया था, वहाँ पर बाल शिक्षण शिविर था, तो वहाँ पर मुझे विद्वान के रूप में वहाँ बुलाया गया था। तो जानते हैं वहाँ पर हमारा थोड़ा घूमना भी हो गया था, परंतु कैसे, वहाँ पर सब शुद्धि का ही भोजन बनाया गया था, वहाँ पर शुद्धि का ही चौका लगता था बराबर से, तो वहाँ पर भोजन हो जाता था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत आती नहीं थी। अब आप पूछेंगे जब कोई दूसरा बना करके दे तब तो दिक्कत नहीं आती है, जब कोई बना कर देने वाला नहीं हो तब क्या? तब फिर देखिए आपके घूमने के ऊपर पूरे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। आप 1 दिन से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा घूमने बाहर जा ही नहीं सकते हैं, ये 100% गारंटी है। और यही तो बात हमारा जिनागम भी कहना चाह रहा है कि घूम घूम के कितना घूमना चाहोगे। अरे
क्या है वो, चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार, याते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। अरे जिनवर की प्रतिमा ही अपन को कहती है मैं इतना संसार घूम लिया, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो देखिए हमारा चरणानुयोग भी हमको बराबर से उसी पॉइंट पर लेकर के आ जाता है कि कितनी गेय लुब्धता होना, और घूम लिए, बहुत घूम लिए, अब समेट लो अपने आप को। बात तो बहुत सुनने में बहुत कठोर लगेगी, प्रैक्टिकली अप्लाई करने में भी और कठोर लगेगी कि अरे अपने सब जितने भी अरमान थे, जितने भी मौज मजे के साधन थे, अब वो सब छूट रहे हैं। कठोरता होगी, परंतु मन के ऊपर पत्थर रख करके, अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके एक कदम रखना पड़ता है। फिर इसमें आपके पास दो ही चॉइस होंगे, या तो आर या तो पार। या तो हम पूरी तरफ धर्म में जाएंगे या तो हम पूरी तरह उससे हटे रहेंगे। बीच की धारा बने रहना ये बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, असंभव सी लगती है, क्योंकि आप बीच की धारा पकड़ने जाएंगे ना तो आपकी बीच की धारा नहीं होगी, आप बीच की धारा में आर में ही रहेंगे, मतलब आप धर्म की तरफ नहीं ही जा पाएंगे। तो घूमने के ऊपर, दोस्तों को मिलने के ऊपर, सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। मर्यादा पालनी है हमको। एक दिन के ऊपर की मर्यादा वाला अपन खाने को ले जा सकते नहीं, ले जा करके कितना ले जा सकते हैं? लड्डू पेड़ा ले जाएंगे अपन, पेड़ा भी वैसे नहीं चलेगा। लड्डू बर्फी ले जाएंगे, अरे लड्डू बर्फी से थोड़ी ना पेट भरेगा, प्रॉपर भोजन चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए। तो घूमने जाते वक्त तो ये सब तो काम नहीं बन पाएगा ना अपना। बात तो है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे सब मतलब देखा जाए तो पूरे संसार से ही कट ऑफ हो जाते हैं अपन, बात तो बिल्कुल सही है, परंतु प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ेगी। हाँ जी, पौने घंटे के ऊपर हो गया है। देखा जाए तो अपन ने बहुत बहुत मतलब चरणानुयोग के बहुत गहन में जाकर के अपन ने चर्चा की है। सच में विचारा जाए तो इससे भी और गहन चर्चा संभव है, चाहे तो मैं और भी करना चाहूँगा, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि एक ही दिन में इतना सब बॉम्बार्डिंग हो जाए और आपको इतना गरिष्ठ हो जाए कि आप ये सब बातें पचा ना पाओ। इसलिए ज़रूरी है कि सारी दवाई एक साथ ना दे करके थोड़े थोड़े डोज में दी जाए, ताकि और देखिए रोगी को भी यही होता है कि सारी की सारी 10 दिनों की दवा एक ही घुट्टी में नहीं पिलाई जाती है। 10 दिन की दवा बराबर उसको 3 टाइम में दे करके उसका रोग मिटाया जाता है। इसलिए ये सब बातें मैं जानता हूँ, अगर मैं आपको एक सब में बता दूंगा ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, आप बोलेंगे काहे का ऐसा धर्म। तो इसलिए जरूरी है स्टेप बाय स्टेप बढ़े अपन, ठीक है। आज एक बात छोड़ी है, बहुत अच्छा प्रयास करो, कल के दिन, परसों के दिन, परसों के नहीं, नरसों के दिन, एक हफ्ते बाद कोई और चीज छूट जाए, परंतु धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपन को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। हम चाहे उतने हाईफाई शहर में रह ले, चाहे उतनी हाईफाई लाइफस्टाइल जी ले, परंतु अपना चरणानुयोग अपने हाथ में है। और अगर हम ये चाहते हैं कि जैनियों के ऊपर, अपने जैनत्व के ऊपर आंच न आए, तो सबसे पहली बात मैं दिल से मानता हूँ, हमारा आचरण बेस्ट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज कितनी तो भी बातें हैं जो बस एक जैनी के आचरण को देख करके पता चल जाती है कि हाँ ये सामने वाला जैनी है। आप मुझे, चलिए मैं आपको आपकी तरफ ये बॉल देता हूं, आपकी तरफ ये चांस देता हूं, आप मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से चर्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से तुरंत पकड़ में आएगा कि ये सामने वाला व्यक्ति जैनी है, बोलिए। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं तो हम शाम को ही अपना टिफिन खोल के बैठ के, परफेक्ट, ट्रेन में या कहीं पर भी रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, दिन ढलने से पहले अपन अपना सब बोरिया बिस्तर समेट करके, बोरिया बिस्तर मतलब भोजन का बोरिया बिस्तर सब समेटना चाह रहे हैं, बस वो एक चिन्ह हो जाता है कि हम जैनी हैं। और बोलिए। पानी साथ में लेके जा रहे हैं, उबला हुआ, करेक्ट, छना हुआ उबला हुआ पानी बराबर से अपने साथ लेकर के चल रहे हैं।
और बोलिए, पानी हो गया, भोजन हो गया, अरे कितनी तो भी बातें हैं जो सामान्य सामान्य से सामान्य श्रावक में भी पाई जाती है। नित्य देव दर्शन, बहुत बढ़िया, 8 मूल गुणों का पालन। करेक्ट। 8 मूल गुण कह दिया तो उसमें सब आ जाता है। अगर आप इतना भी कह देते ना 8 मूल गुणों का पालन, तो सब बातें कवर हो जाती। तो 8 मूल गुणों के पालन आज कहाँ देखने को मिलता है? बस इसी में सब रखड़पट्टी चल रही है। मद्यमांस मधु का त्याग, अरे कहाँ, आज तो कितने तो भी जैनी नशे में चूर पाए जाते हैं। मैं आपको हाल ही की घटना आपको सुनाना चाहूँगा, मतलब थोड़ी सी दिल दहलाने वाली घटना थी, या वो बात थी। अभी मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ पर गया हुआ था, गजपंथा गया हुआ था, वहाँ पर शिविर था। मैं आपके साथ मैंने इस बात का जिक्र भी किया था। वहाँ पर हम जब दूसरे दिन, वहाँ पर वो शिखर है, तो शिखर की हम यात्रा करके आ गए। हम दर्शन क्या कहे, बट वहाँ ऊपर चढ़ के हम आ गए थे। वहाँ से नीचे उतरते रहे थे, तो एक बच्चा था जो शायद मेरे से भी कम उम्र का था, बम्बई में रहने वाला। वो कह रहा था कि देख भाई, मैंने तो सप्त व्यसन का त्याग का नियम ले लिया है, बस स्मोकिंग करने की मैंने छूट रखी है। मैंने कहा यार तू क्या बोल रहा है? मैं मन ही मन बोल गया। और बात ऐसी थी कि इत्तेफाक से मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, और जो ही उसने ये कहा, उसने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, मेरी तरफ ही मुड़ के देखा, और मेरी मुख मुद्रा देख करके वो समझ गया था कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि मैंने सब बातें सुन ली थी। कितनी विचित्र बात है ये, मतलब सप्त व्यसन के नाम पर वो भी एक्सेप्शन ढूंढना चाह रहा है कि नहीं, मैं अब चलो मैं प्रॉपर देसी दारू तो नहीं पीऊंगा, मैं विदेशी दारू पीऊंगा। अरे काहे का लाया? दारू तो दारू होती है यार, स्मोकिंग होती है, मांस होता है। मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा, बट अंडे वाली चीजें खा सकता हूँ। कहाँ से लाई ये सब बातें? शहद खा सकता हूँ? नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन का काम ही नहीं है। स्ट्रिक्टली मतलब उतना फॉलो होना ही चाहिए, ठीक है। अरे जब छोटे छोटे बच्चे ही आज इतने इनका पतन हो गया है, तो हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि जैन धर्म की पताका आगे लहराएगी या नहीं लहराएगी? बहुत कठिन लगता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है, देखिए अब कितने तो भी आज यहाँ पर यंग जनरेशन यहाँ बैठी होगी, ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पर सुधरे, क्योंकि आज देखिए बहुत सारी बातें जीवन जीने की कला में भी जा रही है, बट ये इनकी चर्चा होना भी बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम अपने लेवल, सबसे पहले सुधार हम अपने लेवल पर लाए, तभी जाकर के हम अपने आने वाली या अगली जनरेशन है उसमें सुधार की गुंजाइश की अपेक्षा रख सकते हैं। सुधार की कोई गुंजाइश हो सकती है अगर हम स्वच्छंद बने रह करके अपनी अगली जनरेशन को, अपने बच्चों को सुधरा हुआ देखना चाहते हैं, तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं होगी। इसलिए हम सुधरे, बच्चे आप अपने आप सुधर जाएंगे, और ये जैन समाज अपने आप सुधरेगा। स्वयं सुधरे, समाज अपने आप सुधरेगा। अन्यों को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने से चालू करें, एक ना एक। देखिए कितने ही यहाँ पर कितने करोड़ है, यहाँ पर 140 करोड़ जैन भारतीय है। जैन कितने हैं उसमें? 50 लाख जैन हैं। हम उसमें से मान के चलिए एक हैं, एक अकेले हैं, मान के चलिए हम एक अकेले हैं जो ये सब रात्रि भोजन का त्याग ये सब फॉलो करते हैं। 50 लाख में से कोई एक और व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो हमारे इस आचरण को देख करके प्रभावित होगा। क्योंकि एक बात तो समझ लेना, कहीं ना कहीं कितना भी जैन, देखिए जैनी की एक विशेषता है, जैनी कितना भी भटक जाए, सच्चा आचरण देख करके कहीं ना कहीं वो पिघल ही जाता है, और उसको भी वो ख्याल आ जाता है कि नहीं, सच्चा अपना स्वरूप, अपना जीवन ऐसा नहीं है। अपना जीवन तो वो सामने वाला जैसा जी रहा है ना, बराबर से चरणानुयोग के अनुसार, वो सब वैसा श्रावक का जीवन अपना ही सच्चा जीवन है। तो एक ना एक जन तो होगा जो उसको देख करके
मतलब हमारे जीवन को देख करके प्रभावित होगा। अब 2 जन हो गए, 2 जनों को देख करके और 2 जन प्रभावित होंगे, 4 को देख करके और 4 होंगे, 8 को देख करके और 8 होंगे, 8 का 16, 32, 64। मतलब आप विचार कीजिए, हम अपने लेवल पर शुरुआत करेंगे, एक ना एक जन और प्रभावित होगा, उसको लेकर के एक और जन प्रभावित होगा। मतलब प्रभावना करने के लिए किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में जाकर के डोल डफली पीटने से, अच्छे अच्छे भजन गाने से, पूजन भक्ति करने से, भगवान के सामने नृत्य करने से ये कोई प्रभावना नहीं होगी। प्रभावना अहिंसा रैली निकालने से कोई प्रभावना नहीं होगी। प्रभावना होगी तो अपने क्रियाओं के माध्यम से होगी, अपने आचरण के माध्यम से होगी। और प्रभावना करने का यही बेस्ट तरीका है, यही सबसे बढ़िया तरीका है आज के ज़माने की बात करूं तो। वैसे प्रभावना का स्तर और इससे बहुत बड़ा है, परंतु आज के ज़माने, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा, प्रभावना के नाम पर कुछ गिफ्ट बांट दिए नहीं चलेगा। प्रभावना के नाम पर अगर कुछ बांटना हो तो कुछ मत बांटिए, अपना आचरण उनको देखने दीजिए। हमारा कितना शुद्ध आचरण है ये सामने वाला देखेगा, सामने वाला प्रभावित होगा। यही अपनी बेस्ट प्रभावना है, यही हमने जिन धर्म। और देखिए, प्रभावना करने के लिए लाखों करोड़ों को बदलाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर स्वयं को भी बदल दिया ना तो समझ लेना आपने प्रभावना की है। फिर चाहे दूसरा बदले ना बदले, वो उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी होनहार। परंतु हम अगर बदल गए तो समझ लेना हमने अपने स्तर पर प्रभावना का अंग पाल लिया है। हम सम्यक्तों के बहुत करीब पहुंच गए हैं। 8 में से एक बात तो अपन ने पूर्ण कर दी है। 8 अंग है सम्यक्तों के, प्रभावना उसका एक अंग है, एक अंग तो अपन ने पूर्ण कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं सम्यक्तों के करीब हम बढ़ रहे हैं। चर्चा करने के लिए और बहुत सारे बिंदु हैं, परंतु अब मैं समझता हूं कि यहीं तक चर्चा काफ़ी रहेगी। आज तो मेरा थोड़ा विषय अलग था, मैं द्विदल के बारे में भी चर्चा करना चाह रहा था। चलिए अब एक काम करेंगे, द्विदल की इसमें एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। ये जैसे ये प्ले कार्ड्स खेलते हैं तो वो पैसे से तो खेला तो जुआ हो गया, और वैसे नॉर्मल वे में कोई खेलता है तो वो गलत है क्या? गलत ही है, गलत ही है। उसमें हार जीत में राग द्वेष होता है इसके लिए। राइट। अरे खेल खेलना ही राग द्वेष का कारण होने से किसी भी प्रकार का खेल ही नहीं चलेगा वैसे विचारा जाए तो, क्योंकि हार जीत ये चलती रहेगी और उसको लेकर के राग द्वेष होते ही रहेंगे। तो देखा जाए तो नहीं चलेगा। परंतु ताश जो पत्ते हैं इनको विशेष रूप से क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसको लेकर के ना आकुलता या थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, व्यग्रता बहुत बन जाती है। पत्तों को लेकर के, ताश को लेकर के, कार्ड्स को लेकर के बहुत व्यग्रता बन जाती है। इसलिए अगर नॉर्मली भी खेले तो देखा जाए तो थोड़ा जुए में ही जाता है। Actually, may even earlier in families, parents will never like to see their children playing cards, even laughing loudly. राइट राइट। स्ट्रिक्ट होते थे पहले, अभी तो चीजें बहुत लीनियंट हो गई है, बहुत लीनियंट हो गई है। ये आप सभी ने अनुभव किया। मैं देखिए, मैं नए ज़माने का आदमी हूँ, मैंने ये सब बातें देखी है नहीं, मैंने बस सुन रखी है। परंतु आप तो उस काल से गुजर करके आए हैं जहाँ पर मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा बैकवर्ड माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस वाले थे, बैकवर्ड माइंडसेट वाले थे। तो मैं समझता हूँ आप सभी जन उस काल को देख करके आए हैं, तो आपको उस बात का अनुभव विशेष रूप से रहा होगा। आप सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपने देखा ही होगा कि बड़ों का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना, बच्चों के ऊपर थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एकदम उनके एक्टिविटीज कंट्रोल्ड रहना, आज के जैसे एकदम स्वतंत्र या स्वच्छंद रूप में प्रवृत्ति नहीं होना। ये उसका पर्पस यही सब है, आप मेंटेन योर रिलीजन एंड ऑल दैट। एक्चुअली Right. देखा जाए वो सब जरूरी है। वो तो है, बात तो बिल्कुल सही है। दैट इज बहुत ज्यादा ही डिस्कशन हो गया। बट मैं चाहूँगा अभी का ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है ये आप 1 बार 2 बार जितनी बार आपसे बन सके आप ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि क्या है,
करना तो पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं शुरुआत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। ऐसा मत समझिए कि ये किसी पंचम गुणस्थानवर्ती की चर्चा चल रही है, अपन तो कहाँ मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पंचम गुणस्थान वहाँ तक पहुँचना है तो तैयारी अभी से चालू करनी पड़ेगी। परीक्षा के लिए पेपर देना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन पहले चालू कर दिया और पेपर दे दिया ना। वो तो सालों का अभ्यास होता है, महीनों का अभ्यास होता है, तब जाकर के वो पेपर लिखने की पात्रता जागृत हो जाती है। पेपर उत्तीर्ण हो ना हो अलग बात, परंतु पहले पात्रता तो जागृत करे। पात्रता कैसे जागृत होगी? अभी से जब चालू करेंगे तभी जागृत हो पाएगी, अन्यथा पात्रता, सम्यक्तों की पात्रता तो दूर, अति दूर चली जाएगी। और फिर मोक्ष की भावना, मोक्ष का फल, ये तो मतलब आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, आउट ऑफ रीच हो जाता है। चलिए, बहुत चर्चा हो गई, विचार करना इस बिंदु के ऊपर। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा, आज के लिए यही विराम लेंगे।